जय हिंद दोस्तों। आज 22 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज एनालिसिस करेंगे। 22 जुलाई का विशेष स्थान है भारत के इतिहास में, क्योंकि 22 जुलाई 1947 को इसी दिन, आज के दिन ही तिरंगा को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था, इसलिए आज का दिन विशेष महत्व है। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ इसे शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। साथ ही साथ एक क्वेश्चन मैं पुटअप कर रहा हूँ, सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था? 15 नवंबर 2016 को, 15 नवंबर 2021 को, 16 नवंबर 2021 को, 17 नवंबर 2021 को या 18 नवंबर 2021 को। सभी लोग इसको अटेम्प्ट कीजिएगा। साथ ही साथ कल जो क्वेश्चन मैं पूछा था, कल मैं डिस्कस करना भूल गया था, तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब भी आप लोग अटेम्प्ट कीजिएगा। वीडियो के आखिर में मैं दोनों क्वेश्चन डिस्कस कर दूंगा। क्वेश्चन है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स में कौन सा पॉल्यूटेंट जो है उसका पार्ट नहीं है, उसको मेजर नहीं किया जाता है। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स किसी जगह का निकाला जाता है तो इस पॉल्यूटेंट को मेजर नहीं किया जाता। ऑप्शन ए कार्बन डाइऑक्साइड, बी कार्बन मोनोऑक्साइड, सी सल्फर डाइऑक्साइड या डी ओजोन। दोनों क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा, वीडियो के आखिर में मैं डिस्कस कर दूंगा। देश के 15वें राष्ट्रपति चुन ली गई हैं जो द्रौपदी मुर्मू। तो सबसे पहले मैं अपनी तरफ से इन्हें बधाई पेश करता हूं। राष्ट्रपति का पद एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। मैंने कई बार बोला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का चुनाव हो रहा है देश में। राष्ट्रपति का हो चुका है, उपराष्ट्रपति का होने वाला है। तो लक्ष्मीकांत के बुक से दोनों के बारे में डिटेल से पढ़ लीजिएगा। ज्ञानवापी मामले पे जिला जज के फैसले का इंतजार करेगा सर्वोच्च न्यायालय। ज्ञानवापी इशू लगातार चर्चा में चल रहा था और ज्ञानवापी के जो मैटर है वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में गया। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहा कि पहले हम जिला जज के फैसले आने देते हैं, उसके बाद इस पर सुनवाई करेंगे। इसलिए इसे 20 अक्टूबर तक के लिए टाल दिया गया माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। अब ज्ञानवापी इशू के बारे में आप सभी को ज्ञात होगा, पता होगा। ज्ञानवापी इशू के समय में संसद का एक एक्ट काफ़ी चर्चा में था और ये एक्ट था प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, उपासना स्थल विशेष उपबंध अधिनियम 1991। ये एक्ट ज्ञानवापी इशू आने के बाद काफ़ी चर्चा में रहा है। विशेष रूप से इसके दो धारा काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं जो मैं चर्चा करूंगा आपके साथ। इसी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की धारा 3, इसमें कहा गया है कि पूजा स्थल जहां तक कि उसके खंड को एक धार्मिक संप्रदाय या एक ही धार्मिक संप्रदाय के अलग वर्ग के पूजा स्थल के रूप में परिवर्तित करने पर प्रतिबंधित किया गया। इसका मतलब यह हुआ कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, उपासना स्थल अधिनियम 1991 की धारा 3 में कहा गया है कि जो किसी एक पर्टिकुलर धार्मिक संप्रदाय का जो पूजा स्थल है, उसको अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। जैसे मान लेते हैं कि सिख का एक जगह जो गुरुद्वारा है, तो इस गुरुद्वारा को कभी भी किसी मस्जिद में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा या किसी मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। तो एक धार्मिक संप्रदाय का किसी पूजा स्थल को अन्य धार्मिक संप्रदाय के पूजा स्थल के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा, पहला। दूसरा है कि इस अधिनियम की धारा 4 सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि पूजा स्थल की प्रकृति को परिवर्तित करने संबंधित सभी मुकदमे, अपील या अन्य कार्रवाई जो 15 अगस्त 1947 तक लंबित थी, इस कानून के लागू होने के बाद समाप्त हो जाएगी। यानी 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी केस चल रहा था किसी पूजा स्थल को लेकर के, वो जो ये अधिनियम है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991, इस अधिनियम के लागू होने के बाद वो समाप्त हो जाएगा। तो फिर आप क्वेश्चन करेंगे कि अयोध्या विवाद, वो तो काफ़ी पुराना विवाद है, तो अयोध्या विवाद क्यों नहीं समाप्त हो गया? 1991 में जब ये कानून लागू हुआ तो फिर अयोध्या विवाद क्यों नहीं समाप्त हो गया? तो उसका रीजन था कि अयोध्या विवाद को इस कानून के तहत विशेष छूट दिया गया था, क्योंकि अयोध्या विवाद लगभग 500 वर्ष का पुराना इतिहास है। इस कानून के तहत उसे विशेष छूट दिया गया था, इसलिए वो उस पर मुकदमा चलता रहा है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आई थिंक 2017 या 18 में उस पर निर्णय आ गया।
भारत ब्रिटेन एक दूसरे की डिग्री को देंगे मान्यता, सभी डिग्री को मान्यता दे रही है, लेकिन जो प्रोफेशनल कोर्स है इंजीनियरिंग, मेडिकल, इस सबको मान्यता नहीं दे रही है, इसको शामिल नहीं किया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 61 लाख पक्के घर। देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना का दो पार्ट, एक प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन है, अर्बन को शहरी मामलों के मंत्रालय रेगुलेट करती है, और एक प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल है, ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है। तो ये दोनों है, दोनों अलग अलग मंत्रालय इसको रेगुलेट करता है, बस इसको ध्यान रखिएगा। सात सौ सैंतालीस वेबसाइट और 94 यूट्यूब चैनल पे लगाया प्रतिबंध। इससे पहले भी आपने सुना होगा कि चीन के कई सारे ऐप पे हमने प्रतिबंध लगाया। तो चीन पे जितना भी प्रतिबंध हमने लगाया, किस जो भी ऐप पे, वो एक आर्टिकल के तहत लगाया गया है। उस आर्टिकल आईटी एक्ट का आर्टिकल है। आईटी एक्ट जो हमारे देश में है 2000 है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, इसकी आर्टिकल 69A के तहत प्रतिबंध लगाया गया। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 69A के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये 69A काफी चर्चा में रहा था एक समय में। तो ये जो संसद में स्टेटमेंट दिया गया है मंत्री जी के द्वारा कि हमने 747 वेबसाइट को प्रतिबंध लगाया है, 94 यूट्यूब चैनल को प्रतिबंध लगाया है, ये सभी प्रतिबंध जो लगाया गया है वो आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत लगाया गया। सीमा पार अपराध पे अंकुश लगाएंगे भारत बांग्लादेश। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग। दोनों देश के, भारत के बीएसएफ के जो महानिदेशक है वो वहाँ पे हैं, और इस स्तर की वार्ता चल रही है। भारत की तरफ से बीएसएफ है, बांग्लादेश की तरफ से वहाँ के जो सीमा की रक्षा करते हैं बीजीबी, इनकी 52वीं डीजी स्तर की यानी महानिदेशक स्तर की वार्ता चल रही है बांग्लादेश में। और भारत की तरफ से पंकज कुमार सिंह जो बीएसएफ के महानिदेशक हैं वो गए हैं इस वार्ता में शामिल होने के लिए। और सीमा पर अपराध पे अंकुश लगाएंगे भारत और बांग्लादेश। राष्ट्र निर्माण में प्रवासी कामगारों की अहम भूमिका। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक तो पढ़ लीजिएगा। दूसरा है ई श्रम पोर्टल जो सरकार ने शुरू किया है, वो विशेष रूप से असंगठित श्रमिक के लिए किया है और विशेष रूप से प्रवासी श्रमिक के लिए किया है, जिसमें अभी तक 28 लाख असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक हैं वो रजिस्टर्ड कर चुके हैं। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिक के लिए देश में क्या क्या कार्य हो रहे हैं ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सतना सनातन में विभेद पैदा करने वाले अभियान में होंगे असफल। सतना क्या है, ये चर्चा में सतना भी काफी रहा है। सनातन धर्म क्या है, सतना क्या है? तो सनातन धर्म तो आप सभी लोग जान रहे हैं, हम लोग जान रहे हैं कि सनातन धर्म एक पुरानी धर्म है, जिसे हम लोग हिंदू कहते हैं। बेसिकली वो सनातन धर्म है, हिंदू कोई धर्म नहीं है, सनातन धर्म है। सरना क्या है? सरना जितने भी आदिवासी हैं वो सभी आदिवासी, अगर आप देखेंगे परंपरागत रूप से वो सभी आदिवासी हिंदू धर्म के क्लोज है या सनातन धर्म के क्लोज है, क्योंकि ज़्यादातर आदिवासी को देखिए वो लोग महादेव वगैरह की पूजा करते हैं। तो कई सारी जगह पे, पहले मैं देख रहा था झारखंड में, उसके बाद वेस्ट बंगाल में, कई सारी जगह ये मांग किया गया कि जो आदिवासी समुदाय के लोग हैं उसके लिए एक विशेष धर्म बनाया जाए, और उस विशेष धर्म का नाम होगा सरना धर्म। जिस तरह से हिंदू धर्म है या सनातन धर्म है, मुस्लिम धर्म है, सिख है, जैन है, ईसाई है, उसी तरह से आदिवासी के लिए एक विशेष धर्म होगा, वो धर्म का नाम होगा सरना धर्म। और जिस तरह से हमारे देश के राष्ट्रपति चुनी गई है द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद सरना और सनातन में विभेद पैदा करने वाले अभियान में असफल होंगे, ये कहना है राइटर का। देखिए हेट स्पीच
चर्चा में चलता है और इसको लेकर के मेंस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हेट स्पीच पे एक अपना व्यू पॉइंट डेवलप कर लीजिएगा, कुछ डाटा होगा तो वो डाटा भी आप लोग कलेक्ट कर लीजिएगा। प्रदूषित भूजल वाले गांवों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति में अभी देरी। भूमि प्रदूषित भूजल वाले गांवों को शुद्ध पेयजल आपूर्ति में अभी देरी। जल जीवन मिशन के तहत हम यह भारत सरकार का प्लान है कि जो घर है, घर के 50 मीटर के रेंज में नल जल प्रोवाइड किया जाए, नल के माध्यम से जल प्रोवाइड किया जाए। ये बेसिकली जल जीवन मिशन का उद्देश्य है। लेकिन वैसा जगह जहाँ पे ग्राउंड वाटर है वो प्रदूषित हो चुका है, बहुत सारा, बिहार का अगर आप देखिएगा, उड़ीसा का देखिएगा, वेस्ट बंगाल का देखिएगा, झारखंड का देखिएगा, ग्राउंड वाटर यहाँ पॉल्यूटेड हो चुका है। ग्राउंड वाटर में आपको कई सारे जो आर्सेनिक मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा, फ्लोराइड मिल जाएगा, इन सब चीज़ की मात्रा काफ़ी अधिक है। तो ऐसे कंडीशन में जहाँ पे ग्राउंड वाटर पॉल्यूटेड हो चुका है वहाँ पे शुद्ध पेयजल आपूर्ति में अभी थोड़ा विलंब होगा, यही कहना है इस न्यूज़ का। वैदिक संस्कृति और परंपराओं की अनदेखी, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ, इसको आप लोग पढ़िएगा। अमेरिका को समझ आई भारत की महत्ता, ये ऑलरेडी टॉपिक हमने डिस्कस किया था काटसा के बारे में। काटसा मतलब होता है काउंटरिंग अमेरिका एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शन एक्ट, CAATSA काटसा है। ये 2017 में अमेरिका के द्वारा लाया गया था। ये बेसिकली उन देशों पे प्रतिबंध लगाता है जो ईरान, नॉर्थ कोरिया और रूस से किसी भी तरह का व्यापार करता है या व्यापार रिलेशन रखता है। भारत S-400 मिसाइल रूस से परचेज किया था, तो भारत पे भी काटसा के थ्रू प्रतिबंध लग सकता था। काटसा के थ्रू अमेरिका भारत पे प्रतिबंध लग सकता था, लेकिन अमेरिकी संसद में, जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, तो अमेरिकी पार्लियामेंट जिसे हम लोग कांग्रेस कहते हैं, वहाँ पे प्रस्ताव लाया गया है कि काटसा के तहत भारत को विशेष छूट दिया जाए। क्यों? क्योंकि अमेरिका भारत को चीन के प्रतिद्वंदी के रूप में देखता है। अमेरिका ये देखता है कि चीन को अगर इनकाउंटर करना है और विश्व के किसी देश के पास कैपेबिलिटी वर्तमान में है तो वो भारत है। भारत ही एकमात्र देश है जो चीन को इनकाउंटर कर सकता है, चीन को प्रतिद्वंदी दे सकता है चीन को। तो इसी कारण चीन को कंपटीशन दे सकता है। तो इसी कारण वर्तमान में अमेरिका ने संसद में विशेष प्रस्ताव ला करके काटसा के तहत भारत को छूट देने की चर्चा किया है। यद्यपि यह पारित हो गया है, लेकिन इसे फाइनली राष्ट्रपति साइन करेंगे, उसके बाद ये अधिनियम बन जाएगा, उसके बाद ये लागू हो जाएगा। तो अब ये राष्ट्रपति के पास जाएगा और उम्मीद करते हैं हम लोग कि राष्ट्रपति भी साइन कर देंगे। आतंक से निपटने की कठिन चुनौती, देखिए इस एडिटोरियल को भी आप लोग पढ़िएगा, मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, लेकिन गजवा-ए हिंद की चर्चा काफ़ी पहले होती थी। अभी भी गजवा-ए हिंद का कुछ कॉन्सेप्ट कुछ लोगों के दिमाग में, जहन में भरा हुआ। गजवा-ए हिंद का मतलब होता है कि हिंद को फतह करना, यानी हिंद को पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र में कन्वर्ट करना। ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, लेकिन अभी भी कुछ लोग या कुछ कट्टरपंथी लोग, कुछ कट्टरपंथी विचारधारा के लोग अपने दिमाग में इस तरह की चीज़ें रखते हैं कि भारत को पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना। और इसके लिए उन्होंने मिशन 2047 रखा था, जिसमें बिहार के पटना में कुछ लोग पकड़ाए हैं जो गजवा-ए हिंद का व्हाट्सएप ग्रुप चलाते थे और मिशन 2047 रखे थे कि 2047 तक भारत को पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र के रूप में कन्वर्ट करना। अब देखिए, मेरा सवाल एक सिंपल सवाल है, मैं डिस्कस नहीं करूँगा इस आर्टिकल पे। क्या भारत मान लीजिए पूरी तरह से मुस्लिम राष्ट्र हो जाए तो क्या ये मुसलमानों के लिए जन्नत होगी? क्या ऐसा हम लोग मान सकते हैं? अगर आप कहेंगे कि ये मुसलमानों के लिए पूरी तरह से जन्नत होगी अगर हम 2047 तक भारत मुस्लिम राष्ट्र पूरी तरह से हो जाए, तो फिर तो ये क्वेश्चन आएगा कि जो राष्ट्र मुसलमानों के नाम पे बना यानी पाकिस्तान, क्या आज वो मुसलमानों के लिए जन्नत है? तो जब इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान में मुसलमान खुद खुश नहीं है। पाकिस्तान में अगर आप देखिएगा, शिया जो है वहाँ पे माइनॉरिटी में है, शिया मुस्लिम। सुन्नी मुस्लिम वहाँ पे मेजॉरिटी में है।
तो कई सारे शिया मुस्लिम के जो मस्जिद है, मस्जिद पे अटैक होता है, मस्जिद पे सुसाइड बॉम्बर जाते हैं, वहाँ पे मस्जिद को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। इसी तरह से अहमदिया कम्युनिटी के जो लोग हैं उसको वो लोग मुस्लिम ही नहीं मानता। तो पाकिस्तान में शिया मुस्लिम की कंडीशन सही नहीं है, अहमदिया मुस्लिम की कंडीशन सही नहीं है, तो फिर पाकिस्तान भी तो जो इस्लाम के नाम पे बना था, इस्लाम के लिए जन्नत नहीं है, इस बात हम लोग कह सकते हैं, राइट। तो ये चीज़ तो कहीं भी हो सकता। तो इसलिए एक बहुत इंपॉर्टेंट कोटेशन कहा जाता है, देयर इज नो एंड ऑफ डिवीजन, डिवीजन का कोई एंड नहीं होता। इसलिए हमें शांति से रहने की ज़रूरत है, शांति से रहें, अच्छे से रहें, खुशहाल से रहें। बाकी ये पढ़िएगा, मैं इस पर डिटेल से जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन ये पढ़िएगा आप लोग। भूमंडलीकरण और सुशासन, इसको भी एक बार आप लोग देख लीजिएगा, मैं डिटेल से डिस्कस इस पर भी नहीं कर रहा हूँ, समय की थोड़ी कमी भी है, इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। इनोवेशन रैंकिंग में उत्तर प्रदेश शीर्ष 10 में। इनोवेशन रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है, और इस बार भी तीसरी बार लगातार कर्नाटका इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पे है। आई रिपीट, कर्नाटका इनोवेशन रैंकिंग में पहले स्थान पे है, उत्तर प्रदेश टॉप 10 में आ चुका है, दूसरे स्थान पे तेलंगाना है, हरियाणा को तीसरा स्थान मिला है, और बिहार को 15वां स्थान मिला है। तो स्टेट पीसीएस वगैरह में वनडे एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि इनोवेशन रैंकिंग नीति आयोग के द्वारा जो जारी किया गया उसमें पहले स्थान पे कौन है, तो पहले स्थान पे हैं कर्नाटका। भारत व ब्रिटेन के बीच में FTA वार्ता अगस्त में हो जाएगी पूरी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा ऑलरेडी हुआ है यूएई के साथ, हमने सेपरेट वीडियो बनाया था, इंडिया यूएई रिलेशन, अगर देखना है तो देख लीजिएगा। सीपा बोलते हैं, CEPA। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमारा यूएई के साथ है, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसके अलावा ETCA हमने किया है, ETCA ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हमने किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ, और तीसरा वार्ता चल रहा है ब्रिटेन के साथ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ब्रिटेन जो तीसरा देश होगा जिसके साथ हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होगा। श्रीलंका के नए राष्ट्रपति बन चुके हैं रानिल विक्रमसिंघे। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, लेकिन अब वो वहां के राष्ट्रपति बन चुके हैं। विकसित देश ही नेट जीरो की पहल करे भारत। नेट जीरो इंपॉर्टेंट है, और भारत का कहना है कि विकसित देश को इसकी पहल करनी चाहिए। भारत ने भी 2070 का टारगेट लिया है, 2070 तक भारत भी नेट न्यूट्रल होगा। भारत से रक्षा साझेदारी और बढ़ाना चाहता है अमेरिका, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। EU ने रूस से सोने के आयात पे लगाया प्रतिबंध। यूरोपीय यूनियन ने सोना का जो आयात होता था उस पर प्रतिबंध लगाया है। चलिए दोस्तों, इतना ही न्यूज़ था। ये जो है यहाँ पे दिख रहा है आपको, आज ही के दिन संविधान सभा के द्वारा तिरंगा को अपनाया गया था। जिस न्यूज़ की मैं चर्चा करूँ, एटलीस्ट उस न्यूज़ को आप लोग पढ़ लीजिएगा, पेपर से उसको पढ़ लीजिएगा। टेलीग्राम पे मैं पेपर पोस्ट करता हूँ, पेपर से उस न्यूज़ को ज़रूर पढ़ लीजिएगा। जिस न्यूज़ की मैंने आपके साथ चर्चा किया है या मैंने आपको कहा है कि उस न्यूज़ को आप लोग खुद से पढ़ लीजिएगा, उसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। पेपर पढ़ना इंपॉर्टेंट है। पेपर पढ़ने का जो तरीका होता है या पेपर पढ़ने का जो वे होता है या पेपर पढ़ने का जो आदत होता है, ये बनाना इंपॉर्टेंट है। पेपर पढ़ने की आदत होनी चाहिए। पहला ऑडिट दिवस कब मनाया गया था? तो पहला ऑडिट दिवस 16 नवंबर को मनाया गया था, और प्रत्येक वर्ष अब 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाएगा। पिछले वर्ष 16 नवंबर 2021 को पहला ऑडिट दिवस मनाया गया, और 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया था। बिरसा मुंडा की जयंती पे जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को मनाया जाता है, और 16 नवंबर को ऑडिट दिवस मनाया जाता है। एयर क्वालिटी इंडेक्स का कौन सा पार्ट नहीं है?
एयर क्वालिटी इंडेक्स, हर एक सिटी का एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है। आप जिस सिटी में रहते हैं वहाँ का एयर क्वालिटी इंडेक्स आज मेजर कीजिएगा। सिंपली गूगल में जाइएगा, पटना में मान लीजिए आप रहते हैं तो एयर क्वालिटी इंडेक्स पटना सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। गोरखपुर में रहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स गोरखपुर सर्च कीजिएगा, आ जाएगा। और दिल्ली में रहते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली सर्च कीजिएगा, आपको आ जाएगा। तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेसिकली 8 पॉल्यूटेंट होते हैं। 8 पॉल्यूटेंट में कौन कौन से होते हैं? PM10 होता है, PM2.5 होता है, नाइट्रस ऑक्साइड होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन, अमोनिया और लेड। ये 8 पॉल्यूटेंट के आधार पे एयर क्वालिटी इंडेक्स मेजर किया जाता है, लेकिन इसमें कहीं भी कार्बन डाइऑक्साइड का नाम नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कार्बन डाइऑक्साइड को एयर क्वालिटी इंडेक्स में मेजर नहीं किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।